क्या आपने कभी सुना है कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनो, म्यूजिक और लिखना तो बस टाइम पास है? क्या आपके सपने भी कभी किसी और के डर की वजह से अधूरे रह गए? क्या आपके सबसे बड़े फैसले पर सबसे पहले आपके अपनों ने ही शक जताया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और आज का ये एपिसोड आपके लिए है। ये एपिसोड उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जुनून को अपना पेशा बनाना चाहते हैं, जिन्होंने पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के प्रेशर के बीच में अपना रास्ता खुद चुना, खुद बनाया। And this episode is for all those whose dreams are considered unacceptable by the gatekeepers of a secure future. सुरक्षित भविष्य के ठेकेदार जिसे आज भी नकारते हैं. So for all the young minds and for all those parents who are trying to understand the emotions and aspirations of the new generation. I'm Dr. Yojana Jain, your host for this very special episode. Please join me to welcome Mr. Pratap Somvanshi ji और उनके सुपुत्र मंथन सोमवंशी को। वेलकम बोथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योजना जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो थोड़ा सा परिचय में दे दूं कि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, वो एक ऐसा नाम है, मैं कहूंगी, जो सिर्फ पत्रकारिता और हिंदी साहित्य की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस जगह है जहां पर हिंदी का सम्मान और सच की आवाज है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदी डेली हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड के मैनेजिंग एडिटर, देश के जाने माने पोएट, लिरिसिस्ट और राइटर, और सबसे बड़ी बात, मैं पर्सनली सर को जानती हूँ, मिली हूँ, एक बहुत ही प्यारे, सुलझे हुए, सादगी से भरे इंसान, प्रताप सोमवंशी जी। वंस अगेन वेलकम सर। और साथ ही हमारे हैं एक युवा, यू कैन सी दिस यंग बॉय ऑन द स्क्रीन, युवा दिलों को अपने संगीत से धड़काने वाले मंथन सोमवंशी, एक सिंगर, लिरिसिस्ट, बोथ, राइट? यस। या जो सिर्फ प्रताप जी के प्रताप की वजह से नहीं, अपने हुनर से अपनी पहचान बना रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम मंथन ऑन दिस शो। थैंक यू जी। तो आज का जो हमारी बातचीत है उसका टाइटल हमने दिया है पापा बेटा, कलम, सुर और सफर। ठीक है? तो एक ऐसी जोड़ी है जिससे हम आपको मिलवा रहे हैं, जो लिखती भी है और दिल को छू भी लेती है। और मैं कहूंगी कि आज का ये जो एपिसोड है वो एक नई सोच की मशाल है, सिर्फ एक फादर सन का कन्वर्सेशन नहीं है, एक जनरेशन का डायलॉग है, दो जनरेशंस के बीच में डायलॉग है। तो किससे शुरू करें? मंथन से शुरू करते हैं, राइट? आर यू रेडी मंथन? यस आई एम। ओके, वंडरफुल। सो थोड़ा सा हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी वाज प्रीटी मच आई से चाइल्डिश थी काफ़ी। जो म्यूज़िक को लेके होता है, सबको एक इंटरेस्ट होता है व्हेन यू आर इन स्कूल, यू परस्यू इट एज अ हॉबी। एंड मेरा भी स्टार्टिंग में म्यूज़िक, आई बिगैन माई जर्नी विद म्यूज़िक दिस वे ओनली। स्पेशली इंग्लिश म्यूज़िक में कोई सोचा नहीं था, बट आई रिमेंबर लाइक मेरी मासी ने कैसेट्स में सुनाया था। इंग्लिश के दो गाने थे, ब्राज़ील गाना था, उस समय वेंगा बॉयज़ का आया हुआ था। सो दोज़ वर द फ्यू सॉन्ग्स व्हिच आई रिमेंबर जो उस समय काफ़ी ट्रेंडिंग थे। Correct. After a long gap, when I started listening to Rihanna and all these other artists who were trending in 2014 and 15, that's the time when I realized that I want to pursue this as a career. And especially when I was listening to One Direction and Zayn Malik creating a lot of music in 2015 and 16. The professional dynamics वहाँ से एक आते हैं कि मैंने सोचा कि I shall write something. लिखने मैंने पहले भी था, but those were form of poetry. उनको कन्वर्ट करने का मैंने सोचा कि I shall convert this poetry further into songs. Okay. And I started thinking about creating a band. And the genre which I was thinking about back then was rock music. But eventually, समय के साथ, I realized that things are not working out. And in India, the atmosphere wasn't much more friendly with English music back then. Yeah. So that took a pretty much time. I'll say that over the span of 10 years, it just took to find the right producer, right people in the industry. And finally, I'm here. I released my few singles in the last year, with the support of everybody in the industry and my parents. Absolutely. Yes. So apart from pursuing singing,
Are you doing something else as well, like from your academic perspective? Yes, I'm pursuing a PhD in economics, and that's Economics. around artificial intelligence and how it's related to the economy. तो सही है ना, दो दो करियर साथ में चल रहे हैं। क्या है जी. मन में? मतलब क्या सोचा, क्या है प्राइमरी ए और बी प्लान, ऐसा कुछ? Um, I see both these careers as two distinct pathways. So they won't come at a cross junction where it will be interfering with each other. Though it feels like, because with research you have a lot of schedule on board jahan busy hote hain. But I think if you give a proper time management to both the things, हम्म। for me, one is channelizing my energy when I'm just done with the another. So say I'm done with the music, I can switch on to my academic profile. Once I'm done with the academics for a while, I can switch on to music. So it's just not that I'll be represented as just a musician. You can say I'm a research scholar who makes music. That's pretty convenient, huh? ये मैं अपने से relate कर सकती हूँ because I'm a scientist by profession and qualification. I spent like 16, 17 years in research. And alongside, I think I'm a born artist or a creative person. तो Yes. दोनों नावों में पैर रखना ना बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, हम छोड़ नहीं पाते। Mm. किसी एक को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड आज हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, और कि जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जी. ऐसा ना हो कि एपिसोड का पूरा रुख ही घूम जाए और मंथन कहे कि नहीं, गाना तो मैं ऐसे ही गा लेता हूँ, वैसे तो मैं Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करूंगा। दैट विल बी माई ब्रेड एंड बटर। सो just give me some more clarity on that aspect. What is your, Um, like, what excites you more, and where do you want to build your career? Because you are too young. I was too old, I would say, when I said कि okay, बहुत हो गया साइंस, अब मुझे यही करना है। mm. लेकिन आप अभी बहुत यंग है, तो आप किसको अपना ब्रेड एंड बटर बनाना चाहते Definitely, I'll say, because I think when people ask me which came first, economics came first or music. So हैं? I think music came first to me because back in the day, in 2000, 14 or 15, that was हाँ। the time when we were deciding that which particular field you shall be thinking about, especially when you're transforming from school to college. So a lot of questions were there in my head. I wasn't thinking about economics at all. For me, it was either choose science, go with chemistry, physics, and all these subjects. And the only thing which in my head was that music is there, something which I can do professionally, and that's the target which came in from that point of time and stay still with me, and I want to pursue this. It depends upon that future, because it's a very challenging career right now, to be very much honest. That if Absolutely. I say that I'll just make music and out in the air, there's no source of Just income say coming out that. of that. Don't have path B in your mind at the moment. Yeah, See, I so will already do this. though this is a path full of challenges, but I think I'd like to stick on to that in my career, and I think that's my message for everybody out there. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और देखिए कितने लकी हैं आप, पापा पीछे बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं बचपन से कविताएं करती थी, इलोक्यूशंस वगैरह में जाती थी। तो 10th में आके मेरे पापा ने मुझे बोला, बस अब बहुत हो गया, अब बस पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये हमारे जमाने में ऐसा था, बट दिस इज द डायनामिक्स, द सोशल, द फैमिली डायनामिक्स दैट इज चेंजिंग, एंड सर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसा, मतलब अच्छा ये बताइए मुझे, मंथन पे ही रहती हूँ अभी मैं। जब आपने कहा अपने पेरेंट्स को, पापा को बोला कि ठीक है पीएचडी कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कर लेते हैं, लेकिन करियर तो मैं इसी में बनाऊंगा। करियर बनाने का मतलब होता है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम, एनर्जी को, होता है ना, फोकस, आप एक Yes. स्ट्रीम में कर रहे हैं। आप दो तीन चीजें साथ में कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात Yes. नहीं। तो क्या रिएक्शन था? There were two distinct reactions, because when the first time I break the news in 2014, ओके। so when I broke this news, so I think I had nothing on board to showcase them that this is what I'm doing, हम्म। and इससे मुझे आगे career बनाना है. So I just came like a blank slate that this is what I want to do. So obviously there was some hesitation on both the ends that, are you sure about making a career in that? The question was posed to me. So even I wasn't 100% sure that where this road's gonna take me.
and I couldn't prove myself. And a little say that my parents, both mom and dad, weren't okay with this idea earlier, but they were But supportive, I would say, sorry to interrupt. okay with the idea that weren't sure about making a profession into that. Okay. But they were of the idea that first learn the music and think about it, give some time. I won't say it wasn't a typical scenario where I'm just saying that I want to make music. I'll just leave my home. Not a filmy scenario at all. Mhm. So there was a little bit of support. There was haziness or obscurity that what it's gonna unfold in future. Mhm. So that was there back then. Now the tables turned after 2023 when I Yeah. come to Dar and telling him that this is the track I've created. I've been talking to somebody in France for producing this track further. Then onwards, I've seen that my father is having much more energy than me when it comes to produce, like release during the release of the tracks, during the shows. Yeah. Everybody around me feels that the amount of energy which I shall have, the energy is superfold, can be seen in my dad much more than. ओके, अब डैड पे चलते हैं। सर, मंथन के थ्रू अपना कोई सपना तो नहीं जी रहे हैं आप? नहीं, अपना सपना एक सपना अगर कहें तो ज़रूर जी रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में ये था कि जो मेरा बेटा है या फैमिली में कोई भी आदमी अगर क्रिएटिव स्पेस में कुछ करता है, तो मन को सुख देता है और आपका बेटा कुछ करे, क्रिएटिव स्पेस में करे। हालाँकि जो इंग्लिश म्यूज़िक का जो जिस समाज को वो रिप्रेज़ेंट कर रहा था, जी। जो जैसे गाने वो बना रहा, वो मेरी समझ में नहीं आते। क्योंकि अंग्रेजी भी मुझे मेरे लिए तंग वाली भाषा है। जी। तो अ, लेकिन क्रिएटिविटी समझ में आती है, क्योंकि जी। क्रिएटिविटी की कोई भाषा नहीं होती। क्रिएटिविटी पेंटिंग होती है, क्रिएटिविटी गाना होता है, क्रिएटिविटी कुछ भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब से ये बाकायदा गाना इन्होंने शुरू किया है, इनकी आँखों में जो खुशी है वो कई गुना से बढ़ जाती है। तो जब हम गाने की बात करते हैं, हमारे बीच जो संवाद है वो बहुत बढ़ गया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चे से संवाद कर पाता हूँ। दूसरी चीज़ मैं उसकी आँखों में खुशी देख पाता हूँ। तीसरी चीज़ दुनिया की कॉम्पिटिशन की रेस से वो अलग हो जाता है। वाह! तब वो अपने को बेहतर करने की बात करता है। अगर वो बाकी कोई काम कर रहा होता है तो किसी से जीतने के लिए कर रहा होता है, कि हम इससे आगे निकल जाएँ, इससे आगे निकल जाएँ। तो ये जो इसकी यात्रा शुरू हुई कि खुद से आगे निकलने की यात्रा, खुद जी। को देखने की यात्रा और खुद में देखने की यात्रा, ये मुझे लगता है इसे एक बेहतर इंसान बनाएगी और खुश रखेगी। अंततः हमारे लिए सबके लिए जो आखिरी टिप्स है, वो यही है कि हम खुश रहें। कितनी बड़ी बात कही है आपने। ये सिर्फ आपका और मंथन का रिलेशन या आपका उसके इस प्रोफेशन को चूज करने का समर्थन नहीं है, मैं कहूंगी सबको ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर हम पेरेंट्स के तौर पे बस ये सोचते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के माइलस्टोन्स हैं और हमारा बच्चा भी उन माइलस्टोन्स को क्रॉस कर दे, क्योंकि उनसे ज्यादा शायद हमें लगता है कि और आपस आसपास वाले आपके भाई, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स क्या बोलेंगे कि अच्छा आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो वहां है। सो आपने जो बात कही ना कि हमारे डिसीजंस के कोर में बच्चे की खुशी और ओवरऑल वो जो आपस का वो जो रिलेशन है वो रहे। क्या फायदा है अगर वो आपस का माँ बाप का रिलेशन और बच्चे के साथ रिलेशन खराब हो जाता है और उसके बाद आप चीजों को प्रेशराइज कर रहे हैं। दैट माइंडसेट इज कंप्लीटली लाइक इनसिक्योरिटी बेस्ड, इजंट इट मंथन? इट्स बेस्ड ऑन इनसिक्योरिटी। एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैंने जब अपने पिता से कहा कि मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ कर लो फिर लिखना। मैंने कहा अब इस जनरेशन में ये है कि जब इन्होंने कहा मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैंने कहा कुछ मत करो, गाना है तो गाना गा लो। गाना गा लो, हाँ तो बिल्कुल। ये मैं आपके जनरेशन पास का चेंज है। जी जी जी, ये एक जनरेशन गैप। मुझे नहीं लगता कि आज ये कहना सही होगा कि अभी भी हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं। बहुत सारी फैमिलीज में आज भी हम वही, चाहे कितनी मॉडर्न फैमिलीज हो, लेकिन वही पुरानी मानसिकता देखते हैं, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी, इसी रास्ते पे आना चाह रही थी कि आपने आपके सफर में
क्योंकि एक छोटे से कस्बे से निकलकर यहाँ तक पहुंचने की आपकी जर्नी कविता के गलियारों से निकल के गुजरी है। और क्या फेलियर्स थे, क्या स्ट्रगल्स थी। अब जो आपने अपने पेरेंट्स को जब बताया था, वो आप फेस किया था आपने, वर्सेस आज, तो क्या बदलाव आप देखते हैं? आई विल देखिए कम मैं बैक टू माय क्वेश्चन। आपकी जर्नी आप हमें समझाइए, उस समय बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जर्नी को मेरे आप वन लाइनर के तहत यूँ समझ सकते हैं कि मेरे पिता से जब कोई कहता था कि आपके बेटे क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या करते हैं, बस मुझसे पैसे नहीं माँगते हैं। तो वो मेरे काम को समझना भी नहीं चाहते थे और ज़ाहिर तौर पे वो अपनी जगह सही होंगे। क्योंकि वो एक तरह के अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं यहाँ से और मैं दिल्ली में बैठा हूँ कि मैं यहाँ से देहरादून जाना चाहता हूँ, तो मैं उससे सीधे रास्ता बताऊँगा ना कि ऐसे हम्म। जाओ, एक्सप्रेस वे मिलेगा, सीधे चले जाओ, दाहिने मुड़ जाना, ऐसे पहुँच जाओगे। अगर हम्म। कोई आदमी कहे कि नहीं मैं पगडंडियों से होता हुआ, पतली-पतली गलियों से जाता हुआ, मैं लाइफ़ को एडवेंचर्स के साथ जीता हुआ मैं जाऊँगा, तो कोई भी पेरेंट अलाउ नहीं करेगा। तो जी। मेरे पिता जो एक साधारण से एक उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी थे, हम्म। बहुत औसत सा वेतन, परिवार, बच्चे, तो वो यही सोचता है कि बच्चा पढ़ लिख ले, नौकरी करे और बाकी चीज़ें जैसे व्यवस्थित हों, उसी क्रम में वो सोचता है और क्रिएटिव स्पेस के बारे में उसको कुछ नहीं पता, लिखना भी उसको कुछ नहीं पता, कविता भी उसको कुछ नहीं पता, तो उन्हें कोई चीज़, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो ये अलग बात है कि उन्होंने मतलब ये मुझे चिताया ज़रूर, मुझे अलर्ट ज़रूर किया, लेकिन जी। मेरा विरोध नहीं किया। जी। जी। तो पेरेंट्स अगर आपको विरोध नहीं करते हैं, हम्म। अलर्ट करते हैं, तो इतना तो उनका अधिकार है और हाँ। उनको करना भी चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं कि पलट के हमको लगता है कि जो पिता कह रहे थे वही सही है। जी। तो जी। कई बार हमको ये भी लगता है, ऐसा नहीं है कि पिता जो देख रहे हैं वो चीज़ें गलत हैं। तो वो जो उनकी चीज़ें थी और आज जो कुछ उनकी लिमिटेशंस भी थी, आज अगर हम उसको लिमिटेशंस के तौर पे भी कहें, तो वो उनके हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाना था। उस सुरक्षा कवच के लिए वो मना कर रहे थे। लेकिन अब अंत में सब वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और क्रिएटिव स्पेस की सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप अंततः खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, खुशी के साथ अपने पैशन को परस्यू करते हैं, अपने काम को करते हैं। तो हम्म। ये मुझे लगता है और इसका स्वाद चूँकि मैंने चख लिया था, जी। अपनी ये। इच्छाओं को जीने का स्वाद, जी। तो मैं जब मेरे बेटे ने ये कहा कि मैं उस रास्ते चलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। जी। जी, बहुत बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा था कि आप दोनों के रास्ते अलाइन हो गए। तो इससे अच्छा, घर के अंदर से आपको सपोर्ट मिलता है, इससे बड़ा सपोर्ट और कुछ नहीं हो सकता। प्रताप सर, आप जर्नलिज्म और साहित्य के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या मानते हैं? थोड़ा टेक्निकल प्रश्न पे आ रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल देखिए मैंने जो एक्स ओल्ड ट्विटर है उसके बायो में मैंने लिखा है कि पोएट्री एंड जर्नलिज्म आर लाइक टू आईज। ये मेरी दो आंखों की तरह है। जैसे आप एक आंख बंद करके देख तो सकते हैं लेकिन फुल विजन नहीं आता है। हम्म। अगर आप दो आंखें देखते हैं तो आप ऑल डायरेक्शन डायमेंशन में पूरे 6x6 के विजन के साथ आप ज्यादा स्पष्ट से चीजें देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों मेरे उन आंखों की तरह है जो मुझे मदद करते हैं। मेरी बहुत सारी कविताएं हैं जो अगर मैं न्यूज़मैन नहीं रहता तो नहीं होती। और हम्म। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं कि बीइंग ए न्यूज़मैन, चूंकि मेरे पास पोएटिक सेंसिटिविटी थी, तो मैंने उस खबर को ज़्यादा बेहतर तरीके से किया। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं इसको जोड़ देता हूँ कि जी। आखिर ये कैसे संभव है। ओके। मलाला यूसुफ़ज़ई पे मेरी एक जो नज़्म है, तो मलाला यूसुफ़ज़ई के फ़ादर पे नज़्म है, जब उसको गोली मारी गई थी, तो उस वक़्त रात मुझे ये खबर आई कि एक लड़की है 11 साल की पाकिस्तान में, जो जिसे गोली मार दी गई है आतंकवादियों द्वारा, चूँकि वो स्कूल जाना चाहती थी। तो मैंने उसके बारे में पूरा पता किया, पड़ताल किया और सब कुछ उसके पिता से बात किया, हमने पूरी एक खबर छापी। एक जर्नलिस्ट का काम यहाँ खत्म। जी। लेकिन रात को 3 बजे मुझे अचानक मलाला याद आई कि यार ये मेरी बेटी भी तो हो सकती है। तब मैं क्या करता है जो उसके पिता ने किया ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने, तो रात में जाग के मैंने पूरी नज़्म लिखी।
तो जब मैंने 3 बजे के आसपास नज्म लिखी और वो नज्म अगले 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान और दुनिया के तमाम देशों में थ्रू सोशल मीडिया, फिर पाकिस्तान का जंग अखबार द न्यूज़ एक्सप्रेस, और यहाँ तक कि जो वाशिंगटन वॉइस ऑफ अमेरिका ने उस दिन, जिस दिन उसे नोबेल दिया जा रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट किया उस नज्म वाह का। वाह। तो ये कविता की ताकत थी जो वहां तक गई। लेकिन एक कविता की ताकत मेरी उस पत्रकारिता की चेतना से आई कि मैंने उसको इतने इंटेंस समझा। शायद जी नहीं होता तो मैं वहां तक जाने की कोशिश नहीं करता। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करती है। कोई भी किसी भी तरह का कोई स्किल है वो वेस्ट नहीं जाता, बल्कि बहुत सारे स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आई एम श्योर एआई भी आपको काम आएगा मंथन। एनीवेज सर, अगर आपको याद हो तो वो नज्म हम सुनना चाहेंगे। वो नज्म मैं निकाल के ठीक है, ये आप निकालिए। तब तक मंथन से हम उनका फेवरेट, अपना या किसी और का गाना, आपके गाने का नंबर तो आएगा, बट whatever you want to sing is the first song on this show. I'll sing with the first song, though it's my own song. The reason I say it's my favorite song because I do love a lot of other songs by other artists. Raconte was my first track, and I wrote it for 2 to 3 years. And I waited for a long time that sending it to production houses, a lot of rejections came on the way. Some people, the reply didn't come back for 2 to 3 years. And finally, after 4 years, this track was released. And so I'll present that song, just few lines from that song. There you go. Yeah. You don't want to see my name up in the sky. You let my heart bleed before some diamond. Sun that went down, the sun it will still shine. You still got a place in my heart's shrine. Still to play, how can't they? Please come back to me every day. Still to play, how can't they? Please come back to me every day. Ooh, very nice, wonderful. Yeah, आप बहुत सुरीले हैं, और the track Thank is you. also, composition is very beautiful. Thank you. बहुत ज़रूरत है, पता है, म्यूजिक इंडस्ट्री को अच्छे मीनिंगफुल सॉन्ग्स की, क्योंकि ज़्यादातर बेकार का कंटेंट ज्यादा चलता है, वो बात अलग है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अच्छा अच्छा लिखा हुआ उस जगह तक पहुंचना कि लोगों तक पहुंच सके, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू कीप द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर अलाइव, बी For इट sure. वट लैंग्वेज, नो। या ग्रेट। तो मंथन, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अगर पापा आपके साथ नहीं होते तो आपको खुद को प्रूव करना ज्यादा मुश्किल होता, या ऐसे कहना चाहिए कि पापा की वजह से थोड़ा सा आसान हो गया है? Years ago, when you asked me this question, 2014, when I was struggling with the same thing, that finding the right producers. So हम्म nobody knew. मैंने पापा को भी नहीं बताया था ना, किसी को पता था आसपास. Few of my हम्म friends just knew that. So producers के साथ same question था, because sending to the production houses was that they were not of the idea कि English गानों को promote उतना ज़्यादा करना चाहिए. So I think there were 2 to 3 production houses, and आज भी there are 4 to 5 production houses which are working at a pace with that. ओके। So those challenges earlier existed, and abhi bhi the reason, after getting rejections from everybody, I came to dad telling him that ki, I need your support, I need your financial support a little bit, because right now I'm on the stage where I'm choosing a career. So there's this guy in France who's producing tracks. I didn't come to him कि मुझे industry में कोई support चाहिए, though I know हम्म he's in a profession where he can lead me to other people. हम्म So during this conversation, I think one of my dad's dear friend, Himanshu Joshi from Indian Ocean Band, या he was there, and he told me that when you're signing the contracts with somebody abroad, there are certain legislations, there are certain rules which might come to clash जब आप बैठते हैं एक साथ, thinking about, say, sometimes we have to create takes for the songs. So वो problems ना हो future में आके. So it's better you choose somebody who's based in India. ओके। And he introduced me to Sharad Joshi. So that's a link. I think the link of Himanshu Joshi uncle really helped in that way. And yeah, definitely, it does help. My dad's um, being in a
being a part of the media industry does help at times, but I think it's a very distinctive field. As he said, that he comes from a Hindi media, and I Hmm. come from, I'm doing something which is entirely based in English. Yeah. So the dynamics are entirely different when we are looking for people who are creating music or who are people who are curating. So even if he tries his best, it's just not that he might be able to help me to a certain extent. उसके आगे जो challenges आएंगे, and I need to tackle that on my own, because otherwise those things won't survive. Hmm. Also, I have to put in efforts to reach the right media houses, because though it's a Hindi media, but reaching to the media houses which are just creating music, Yeah. understanding music. I remember the first review which came for my song by Narendra Kusnoorji. My dad had no connection with Narendra Kusnoorji. It's just that I got certain leads from somebody that he's reviewing the music. I send the track to him and 5 to 6 other people who are reviewing music in the industry. And it came, I think, after the release of Rakonte, first time it came then. And अभी मेरा latest song Cancel आया था, उसके बाद सर ने एक review लिखा था. So I think it depends upon, I think the support is there because of that being in the profession, but a lot more challenges come on the way to I have to tackle right now. And in the future, I'm figuring out how to build a pathway for that. Yeah. Okay. So right now you're writing in English. You have entered that industry, which is entirely different from the Hindi one. But do you have plans or inclination towards writing Hindi songs and composing Hindi songs as well? I come from a land where Hindi is one of the core languages. And I come from the belt where Hindi is my mother tongue. So it's not that I'll say no to the language. But right now, I would say there is no such professional inclination that if you ask me to create an independent song for that. But if any offer comes, say, from an industry where the Hindi music is demanded, Mhm. I'll never say no to that. I think I'm open for every dialect, every language, if I'm able to learn within a time frame. I'll say yes to every projects, whether Hindi, Malayalam, Telugu, any other languages. Okay. Okay. Great. Great. Was there any moment in your career so far where you felt like, okay, enough, let me move to a more safer zone, more safer career? छोड़ दूं बस, बहुत हो गया. That was 2023, before the release of the first track in 2024. Okay. So I went to all the production houses, sent the demo tracks to everybody. None of them replied back. One of them replied back saying that आपने अच्छा किया है, but we were just working with few artists. Doesn't mean you're bad. It's just that we'll start working with other artists जब हमारे पास उतना budget होगा. So that was the point when I decided I'll give up and I won't continue doing that अगर this thing with the French producer doesn't work out. So that was the juncture I remember कि वहाँ पे मैंने decide कर लिया था अगर the producer based in France he says no to my song, that's the point. I'll just keep the music with myself. I won't be sharing with the world कि this is what I am and these are the set of songs which I've created so far. Yeah. Right. Do you agree to the statement that once an artist, artist for lifetime? Definitely. I mean, music is something what my teachers have taught me. Himanshu Joshi uncle has taught me, being my mentor, or Nadia Balyan, who's my mentor in Western music, that as a musician, our first job isn't to think about that whether the song is going to be a hit or whether this song is going to be earning a lot more numbers. For an artist to be an artist forever, you have to be true to the art you've been pursuing. So if I'm pursuing music, for me, I have to be true to the art which I've been pursuing so far. I have to be very thorough with my lessons each and every day. There is no end to the learning. So हर दिन एक नई opportunities लाता है, नए lessons लाता है. So for me, I see that being an artist forever, I look through that lens. Yes, yes. I think sir will also agree. We all three of us come from creative zone क्योंकि आप प्रोफेशन कुछ भी चूज कर सकते हैं. एक आर्टिस्ट जिसे भगवान ने एज अ आर्टिस्ट कुछ भी तरह की आर्ट उसके अंदर दी है, वो प्रोफेशनली कुछ और हो सकता है. लेकिन ये एक ऐसा भूत है मुझे लगता है जो एक बार सर पे चढ़ जाता है तो चाहे परेशानियां आए, रुकावटें आए, कितनी फेलियर्स आए, लेकिन वो आपसे नहीं जाता. It doesn't go away. It will keep coming back and haunting you if you don't pursue it, right? Definitely. Yes, sir. True.
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है क्रिएटिव स्पेस में, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि बड़ी बात क्या होती है कि जो क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन है वो क्रिएशन के साथ स्टार्ट हो जाता है। बाकी किसी चीज़ में उसके लिए आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट, कोई स्टेटस, कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ अगर आप एक गाना लिखते हैं, तो लिखने के साथ वो खुशी आ जाती है। जी फिर आप सुनाते हैं, सुनाने के साथ वो खुशी आ जाती है। फिर आप उसको करेक्ट करते हैं, उसके साथ खुशी आ जाती है। तो इतने सारे अपॉर्च्युनिटी आपके पास रहती है, शायद यही वजह है कि जो क्रिएटिव व्यक्ति है, वो ऑलवेज़ उसी क्रिएटिव स्पेस में ही घूमता रहता है और उसको वही सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसी काम को करने में उसे सुख मिलता है। वो जी कविता मिल गई है जो मैंने निकालने के लिए कही थी, तो जी ये जो नज़्म है, ये नज़्म सिर्फ़ एक पिता के लिए नहीं है, सिर्फ़ एक बेटी के लिए नहीं है, बेटे के लिए नहीं है, बल्कि कैसे एक पिता के द्वारा अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चे के साथ खड़ा खड़ा होने की नज़्म है। और शायद जो हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, सब सारा जो निचोड़ है, वो ये नज़्म कुछ उसको रिप्रेज़ेंट कर पाए। तो जी प्रताप सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस नज्म की हम बात कर रहे थे वो आप प्लीज हमें सुनाएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं। ओवर टू यू। ये नज़्म एक पिता और एक बेटी के बीच की नहीं है, बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच है और उसी पीढ़ियों की बातचीत है जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, जिसमें मंथन भी हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो वो पीढ़ियों का संवाद और पीढ़ियों की चेतना और कैसे आगे आती है, तो उसके लिए नज़्म है मलाला यूसुफ़ज़ई के पिता ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई पर। ये कैसा पिता है ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई? ये कैसा पिता है ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई? कौन है ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई और क्या चाहता है? जब पूरी स्वात घाटी बंद कर लेती है किवाड़ तालिबानियों की दहशत से, लोग दुबक जाते हैं घरों में कि एक फरमान कि बेटियां गई स्कूल तो फेंक दिया जाएगा उनके चेहरे पर तेजाब, माएँ आंचल में छिपा लेती हैं बेटियां। लेकिन ठीक इसी वक्त एक किसान ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई बो रहा होता है अपनी बेटी मलाला में हिम्मत के बीज, इस उम्मीद के साथ कि जब ये बीज पौधा और फिर बनेगा पेड़, तब आएंगे फल और बंजर नहीं कही जाएगी स्वात घाटी। एक शिक्षक है ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई, अपनी बेटी के हाथ में रखता है रवींद्रनाथ टैगोर की किताब, समझाता है एकला चलोरे का मतलब। बेटी मलाला निकल पड़ती है स्कूल के लिए उस वक्त भी जब सड़कों पर साथ होती है सिर्फ दहशत। टेलीविजन के कैमरों के सामने निडर मलाला पूछ रही होती है सवाल, क्यों नहीं जा सकती वह स्कूल? कौन सा मजहब इजाजत देता है कि बेटियां जाएं स्कूल तो फेंक दिया जाए तेजाब, बरसाए जाए कोड़े, मार दी जाए गोलियां? गर्व से छाती फुला रहा होता है स्वात घाटी का मशहूर कवि ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई। ये वो लम्हा है जब वो कविता लिख नहीं जी रहा होता है घाटी की सड़कों पर। बेटी मलाला बनना चाहती है डॉक्टर, पिता चाहता है कि वह बने सियासतदान, और करे लोगों में छिपे डर का इलाज, ताकि बेटियां वो बन सकें जो बनना चाहती हैं, न कि किसी मलाला नाम के डॉक्टर को किसी दहशतगर्द के तेजाब से डरना पड़े। बेटी वाह मलाला के सर पर हाथ रखे हिमालय की तरह खड़ा है ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई। बेटी मलाला के सर पर हाथ रखे हिमालय की तरह खड़ा है ये ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई। दहशतगर्दों को एक जवाबी ऐलान है कि अब वो न घाटी छोड़ेगा, न मलाला स्कूल, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है। वाह वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया, ये पूरी नज़्म है। दिल छूती हुई। जी सर, मैं पहले तो प्रश्न कुछ और पूछना चाहती थी, पर अब इस नज्म के बाद जो सीधा सा पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आता है इस आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ। आज के जमाने में, आज के सोशल मीडिया के टाइम पे क्रिएटिव स्पेस में चीजें आसान भी हुई हैं, प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही ये भी एक फैक्ट है कि कूड़ा कचरा भी बहुत ज्यादा है और वो ज्यादा वायरल हो जाता है एज कंपेयर टू रियल थिंग्स, एज कंपेयर टू क्वालिटी थिंग्स। ठीक है, आप जब मंथन को स्पेस में आप देखते हैं तो एक पिता होने के नाते
आप एक्साइटेड हैं, डरते हैं, क्या लगता है आपको? और मंथन जैसे और यंग क्रिएटिव लोगों के लिए इस स्पेस में क्या लगता है आपको कि ये किस तरह से वो खुद को सफल बना सकते हैं, आगे आ सकते हैं, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें चल जाती हैं जो नहीं चलनी चाहिए या जो उस लेवल की नहीं है? देखिए, बात मंथन की हो या दूसरे बच्चों के लिए, जी। मेरा भरोसा है, मेरा एक कपलेट, एक शेर है कि उम्मीदों के पंछी के पर निकलेंगे, मेरे बच्चे मुझसे बेहतर निकलेंगे। वाह। तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे बेहतर निकलेंगे, लेकिन ये देखना है कि वो बेहतर निकलने की, बेहतर होने की तैयारी कितनी करते हैं। तो जितनी तैयारी करेंगे, जितना रियाज़ करेंगे, उतना वो आगे जा पाएँगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि फिर वो आपकी गाड़ी का जो हॉर्स पावर है, इंजन का, वो आपकी तैयारी डिपेंड करती है। आपको अगर बॉल फेंकनी है बहुत स्पीड में, तो आपको एक लंबा रन अप लेना पड़ता है। तो क्रिकेट की भाषा में। तो जी। अगर आप वो पूरी तैयारी करेंगे तो जाएँगे। मैंने मंथन के हवाले से, जब मंथन का ने गाने बनाए, तो मैंने दुनिया के तमाम सारे अंग्रेज़ी सिंगर्स, जो नए सिंगर्स हैं, चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे मन में था कि ये जो हिस्सा है, जिसको मैं नहीं जानता हूँ या कम जानता हूँ, तो मैं उसको देखता हूँ। तो दुनिया में तमाम सारे सिंगर्स मैंने देखे। तमाम, क्या खूबसूरत कंटेंट। एक लाइन, हम जिसको पूरी की पूरी कविता लिखने के लिए मैंने आपको एक पेज की कविता सुना दी पूरी, इसको वो एक फ्रेज में, एक सिंबल में वो नरेट कर ले रहे हैं। तो ये भी ताकत है उनके पास। तो जितना जो तैयारी से करा जाएगा, जितना जो मेहनत करेगा, उतना वो अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से कह पाएगा। पर फिर मंथन भी भी उसी का सोशल हिस्सा है। मीडिया, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। और पर फिर भी जो सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया, उसमें एक अंधी दौड़ भी कहीं ना कहीं शामिल है। उससे आपको क्या लगता है, कैसे लड़ा जा हाँ, सकता उसमें उससे बचना है। उससे बचना है। सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया को हटा नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि अगर हवा दे रहा है और हवा के साथ मच्छर खटमल भी आ रहे हैं उड़ के उसके साथ, तो ये जो नेट लगाना है, वो तो आपको अपना नेट लगाना है कि है? आपको क्या आने देना है, क्या नहीं आने देना है। तो अगर आप प्रॉपर नेट लगा सकते हैं, प्रॉपर नेट लगा के कि क्या चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज़र, मैं कई सारे बड़े सिंगर्स हैं, उनके बच्चों को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने लॉन्च किया, बड़े पैसे लगाए, बहुत ही एकदम उभर के आए। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि वो ओवर एक्सपोज़ हो गए। तो हम मंथन को भी मेरा सजेशन रहता है, या ये उसके लिए खुद बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है कि ओवर एक्सपोज़र नहीं चाहिए। ओवर एक्सपोज़र, क्योंकि आज सबसे बड़ा खतरा एक्सपोज़र ना मिलने का नहीं है, हाँ। आपको ओवर एक्सपोज हो जाने का है, कि लोग लगे कि चुक गया, इसके आपके पास कुछ बचा ही नहीं। यानी आप उतनी ही बात कहें जितनी हम्म। बात कहने के लिए आप तैयार हैं। तो अगर उस हम्म। तैयारी के साथ ये बैलेंस बना के चलेंगे ना, तो जैसे ताल होता है, तबले में 2 थाप होती है, तो दोनों मिलके तब एक अच्छा संगीत बनेगा। तब एक यात्रा अच्छी सी पूरी होगी, 2 पैर जैसे यात्रा करते हैं आगे-पीछे होकर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही मजा होता है एक कवि से, एक लेखक से बात करने में कि बहुत तरीके से आपको, बहुत रूपक और अलंकारों के साथ आप तक बात पहुंचती है, बहुत उम्दा तरीके से। मंथन, आई विल कम टू यू। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू एंड हाउ वुड यू डिफाइन फेलियर इन द करियर यू वांट टू परस्यू? Success for me, I think, if I talk about just music, I just get smiling on small things in my life. मेरे लिए ये नहीं कि गाना हिट हुआ numbers. It's my cousins and my dad telling me कि अच्छा इसका नंबर आज ये इतना है, गाने की streamings इतने रहे हैं. For me, I think sometimes we just in a madhouse जहाँ पे एक it's just like mathematics. You're just trying to solve a problem. आपको solve नहीं हो रहा है, and you're just trying to find a solution to that problem. And जब आपको solution मिल जाता है, you're just happy. So music में भी also there's a lot of dynamics जहाँ पे आप सोच रहे हो, गाने के verses आप सोच रहे हैं, and वो गाना एक साल से, मान लिया if I'm writing something, एक साल तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या आगे लिखना है. So for me, I think the success is completing one project. कि एक गाना मैंने successfully लिख लिया, and I'm internally really happy with the satisfied with the project कि okay, this is what I wanted to create it. And finally, I remember कि जब Rakonte, so far I've never been a professional singer,
When the song came after mixing and mastering, I remember पूरे दिन it was on my loop. The mastering, the master track कि मैं सुन रहा था कितना अच्छा लग रहा है कि finally the track which I wrote it, I'm able to hear that, and finally the date came on Spotify. Seeing my name on Spotify was the best moment in my life, I'll say. So for me, success so far had been that my name came on Spotify. I'm satisfied. आगे क्या होता है, I'm not worried right now. I think I just want to focus on creating things. Failure, coming back to failure, I would say Give failure me would some be if I'm not examples able. of give me some examples of your failures. And because I think हर Sure. सक्सेस एक सक्सेस मोमेंट के पीछे कई कई सारे मल्टीपल फेलियर मोमेंट्स होते हैं। हम कई बार मरते हैं तब जाके हम एक बार जीने का सुख महसूस कर पाते हैं। तो वो फेलियर मोमेंट्स क्या थे? क्योंकि उनको एम्ब्रेस करना, उनको एक्नॉलेज करना और फिर आगे बढ़ना, ये जिंदगी है, ये सफलता है। Failure, I think, is the only reason I'm able to do this professionally, because I think I learned from my failures in the initial journey of music. That for a longer while, I was trying to copy artists, their voices. And as a musician, I think a lot of more young kids, what they do that. Okay. Even I used to do that. If I'm idolizing certain artists, तो मुझे लगता था कि उनकी तरह ही गाना चाहिए, उनकी आवाज़ में गाना चाहिए, तो आप सक्सेस पा सकते हैं फ्यूचर में. Mhm. So I think this was the notion which I had, and the day I found my voice was a point I realized that this is something which I shouldn't be doing, and this is the reason of my failure back then. That I'm not able to think about something new, create something new. हर चीज जो मैं बना रहा था उस समय, it used to sound like every other artist. Mhm. So the basic question anybody in the audience will pose कि हम उस artist को सुनेंगे, हम आपको क्यों सुनेंगे? Because you're just generating the same content. So finding my own voice through this stage was a success, but I think the failure in that entire process was trying to imitate somebody Yeah, else. correct, correct. Who is your role model, by the way? I'd say forever it's gonna be the same name, Zayn Malik, in the entire industry for music, because he's the one person whom I idolized when I was learning things, and right now also heavily influenced by his music. Okay. मैंने पहले सबसे पहले हमने बीच में मैं रुक रहा हूँ कि हमने जैन मलिक को इनके कमरे में लगे पोस्टर से करीब 15-16 साल पहले मतलब कितने क्या 10-12 साल पहले जाना कि ये जैन मलिक हैं, ये कौन है? तो इन्होंने बताया, तो फिर हमने उनके बारे में पता किया। तो हमारे घर में म्यूज़िक से बाद में परिचय हुआ, जैन मलिक से पहले। हाँ, तो आपने ये भी सोचा होगा कि लड़कों के कमरे में ज्यादातर हीरोइंस के पोस्टर्स होते हैं, हाँ, है ना? तो वहां से वहां से शायद आपकी क्वेश्चनिंग शुरू हुई हो कि क्या चल रहा है भाई। हाँ जी, तो उनका कुछ सुनाना चाहेंगे आप? एनीथिंग यू वांट टू Um, सिंग? I'll say I think it's a very different vocal range which he does it, but I think there's one more artist which I follow. Her name is Ash, and she comes from the US. So ओके। she's been writing few songs which inspired me to write my first song, Raconte. And it's called Moral of the Story. I'll just go through the lyrics because I'm not very well versed with that. So I'll just take some time to go through the lyrics and sing. ओके, श्योर श्योर। तब तक सर आपके कुछ शेयर हो जाए। बनारस के बाद से मैं आपके को कई बार उस पे सुन चुकी हूँ, लेकिन लाइव आमने सामने का मजा अलग ही होता है। कुछ शेर जहाँ तहाँ से मुझे याद आ रहे हैं तो मैं वो सुना देता हूँ। एक शेर मंथन के लिए ही है। मंथन वो मामला ये था कि ये जो घर में एक खिलौनों की अलमारी थी, तो जी। एक दिन मेरी पत्नी उससे साफ कर रही थी तो देखे तो खिलौने गायब थे। तो मैंने पूछा कहाँ गए? तो इन्होंने बताया कि ये वो सारे खिलौने 15 साल पुरानी बात है, सारे खिलौने जो बच्चे ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे हैं, उनको ये दे आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे उस खिलौने को अपने जीवन पर्यंत रखते हैं अपने साथ, लेकिन इसने कम से कम एक उसको महसूस किया कि ये खिलौना उस बच्चे को खेलना चाहिए। तो फिर उसका मैंने एक शेर कहा, जो शेर मशहूर भी बहुत हुआ और वो शेर ये है कि मेरे बच्चे फुटपाथों से अदला-बदली कर आए हैं। जी। मेरे बच्चे फुटपाथों से अदला-बदली कर आए हैं, चंद खिलौने दे आए हैं, ढेरों खुशियाँ घर लाए हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो
ये मंथन का गाना ओपन हो गया। So the song is called Moral of the Story, and it was about when she wrote it, she wrote in a perspective about the violence people face in a relationship or marriages. And out of that song that came through, and it's like this. So I never really knew you, gotta really try to blindside that. I'll take that. Thought we could really do this. Really, I was foolish. Hindsight is obvious. Talking with my lawyer, she said, waiting for the sky. Certain people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of the story, baby. Thank you. ग्रेट, वेरी वेल। ओके, आप दोनों के लिए एक साथ एक क्वेश्चन, साथ में कब गाएंगे आप लोग, या साथ में जुगलबंदी कब होगी कि खैर दोनों ही राइटर हैं बट ही इज अ सिंगर, सो मे बी इस तरह से हो सकता है कि सर लिखेंगे और ये गाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग साथ में गाना कोई लिख सकते हैं, तो वो उसी की पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि गाना तो मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल, मैं मुशायरे में भी नहीं गा पाता हूँ, तो मतलब नहीं, गाना नहीं, वही मैं जुगलबंदी का मेरा मतलब है कि जोड़ी की जुगलबंदी तरह। बस ये, हाँ कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कई सारी चीजें, तो कोई जो कुछ बनेगा। Pretty much possible because I think हमारे daily discussions में when we're planning for future songs also, a lot of ideas comes from that. Maybe he's not telling me कि entire इसकी verse ऐसी होनी चाहिए, but certain ideas which can be transformed into song, into a form of a full-fledged song comes from him. So Can I suggest something? Because I yes. was trying, मेरी एक गजल है और मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे जर्मन, तो मैंने उसको गजल सुनाई तो उसने कहा यार इसको ना हम अगर इसके साथ जर्मन रैप करें तो जी। गजल के 2 लाइंस एंड फॉलोड बाय अ जर्मन हाँ। रैप, so we are working on that, so something like Yes. that। हिंदी का एक आपने हाँ, शेर बहुत बोला, चाहिए। कविता की लाइन बोली और पीछे से Wonderful. उसका फिर ट्रांसलेटेड वर्जन या उसका एक्सटेंडेड इंग्लिश वर्जन, इट विल बी ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ Exactly. ट्राई जी। कुछ हाँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल साथ में आना चाहिए, कलम सुर और बाप बेटे हाँ का। बिल्कुल, अब आज आपने नाम रख दिया है प्रोग्राम का, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। जी जी, यहाँ से कुछ बीज डल के जाना चाहिए ना, जो फिर आप मुझे याद रखेंगे, इस शो को याद जी रखेंगे। बिल्कुल। ओके, तो अब एक रैपिड फायर राउंड में आप लोगों के साथ खेलना चाहूंगी, पर उससे पहले मंथन, एनी मैसेज फॉर ऑल द क्रिएटिव पीपल, यंग पीपल लाइक यू, और फॉर द म्यूजिकल एस्पिरेंट्स? Um, my only message I say it everywhere is that don't stop whatever you're doing and have faith in yourself, because I remember I've done this mistake that for a while in the period 2016 to 17 or 18, I stopped doing music for a while just because nothing was happening. I remember I was just waiting just one tracks or something, and there's just one audience to listen to that. So don't get panicked, don't get distressed because audience nahi hai. If you're creating an art, you're an artist, and that's what it means. So that's my message. That's a very good message. Yeah, I should also remember this. ओके, एंड सर आपका कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे उनकी चाहत से या एक सिक्योर करियर चॉइस से कुछ अलग करना चाहते बस सीधी सी बात है, एक लाइन की बात है, पेरेंट्स को ये समझना है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर सोच सकते हैं। हैं? वाह। हम्म। तो ये भरोसा अगर हमारे वो रहता है, तो हम बच्चों पे भरोसा करते हैं, और जब भरोसा करते हैं तो चीजें बेहतर बनती हैं, बेहतर होती हैं। जी जी, बहुत अच्छा, गागर में सागर। और अब हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। आई विल शूट द फर्स्ट क्वेश्चन टू मंथन। ओके, Yes. हु इज स्ट्रिक्टर, मॉम और डैड? Mom. अच्छा, वैसे ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बट म्यूजिक फॉर मनी और म्यूजिक फॉर मीनिंग? Music for meaning. बट अगर पैसा आएगा तो? I think it's secondary for me. I think if it's a song without a meaning,
I don't listen to songs even which doesn't resonate with me in terms of meaning. So I want to praise songs which I've listened so far and got inspired from. Okay. One habit of that that totally annoys you. Um, in the morning, I think I'm a person who's pretty quiet, and he is somebody who pres tries to have a lot of conversation in the morning. So I think me and my mom are very similar on that notion. We pretend to be quiet. Okay. And what does he do? He prevents a lot of conversations. We just want to be quiet. We expect him to be quiet in the morning. ये पत्रकार है ना, बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? घर घर से तो शुरुआत करेंगे सुबह सुबह, फिर Yes. तो जाके ऑफिस में ज्यादा बोलेंगे. Yeah. Okay. Have you ever sneakily used your dad's poem in your lyrics? कभी यूज किया है? Knowingly, unknowingly. Not so far, but maybe you never know because the kind of in any family, some things you acquired from your parents, and it gets translated into certain emotions or the others. So maybe indirectly it might have happened, but so far सोच के मैंने ऐसा attempt तो नहीं किया अभी तक. Okay. अच्छा, आप जो लिखते हैं वो ज्यादातर कौन से जॉनर में फॉल करता है? Right now it's alt pop, you can say. It's not exactly pop, so we were experimenting with pop music. Okay, but yeah. What I meant was like romantic Mhm. or mostly romantic. What is your inspiration? अभी romance पे ही we are targeting on, especially my first EP is all about different shades of love. So love Okay. isn't that simple was the target behind the first EP. अच्छा, तो कोई इंस्पिरेशन है ऐसा जिसकी वजह से आप रोमांटिक जॉनर में ज्यादा लिखते हैं? I wouldn't say a particular inspiration, but for few songs, selectively few songs, I remember कि vintage एक song है मेरा जिसमें I was reading these two stories. One was by Jaishankar Prasad ji and एक story थी गुलेरी जी की. गुलेरी जी की उसने कहा थी और जयशंकर प्रसाद की गुंडा थी. तो उसमें लव को कैसे डिफाइन किया गया था, हाउ लव यूज्ड टू बी अर्लियर. It used to be very simple. Also inspired from my grandparents. When I look at them, love was very simpler in their times, even in my parents' time. Even in my time, I'll see the generation afterwards. Now there are so many tags about relationships and other things. So एक inspiration वहाँ से थी कि from literature I can say that it came through that. And inspiration keeps coming. I think literature and music are two wheels which are working together. प्रताप सर, ये किसी और जनरेशन का लड़का है. हाँ, ये किसी और दुनिया का लड़का है. सो रोमांटिक सॉन्ग्स आपको लिटरेचर की वजह से आ रहे हैं. दैट्स ऑसम. किसी लड़की की वजह से कभी? I've had been into relationships. I'll be honest without that about that. So first song was obviously about somebody who did something wrong or something about that. But it wasn't just one core emotion कि खाली उसको centered करके मैंने लिखा था, because it was just one or two lines I wrote about it. But I think उसके बाद whatever I wrote, I think it came from around the society. So as I mentioned, Ash has mentioned about the violence and psychological abuse. So I was working with an NGO जहाँ पे DV victims, domestic violence victims used to come. So उनकी stories that how one person keeps going on to the another person again and again. So ऐसी stories जो society में आपके अगल बगल चल रही हैं, when you feel through that, so those things become a part of my songs as well. Wonderful, wonderful. Did you ever felt jealous of another artist of your age? कोई contemporary Um, या jealousy? Earlier when I was creating music, say 15-16 साल पे, obviously that's the age when you're most jealous, and I think होता था कि इस artist ने किया and YouTube पे 2 दिन में he's like his charts are running high. But I think now when you ask me this question, it's a different thing. It doesn't matter who is creating what. If they're creating good things, I'm really happy for them because it's a good music coming for all of us, and it's a lot more to learn from them as well. So now the things have changed as I'm growing up. Okay. Do you ever cry? Yes, I'm a human being, so I think it's very natural for all of us to cry. Okay, and one line that describes you or your life so far, just one line. Rebel, I would say. Rebel. Rebel Yeah. करने का मौका कहाँ दिया पापा ने आपको? Rebel in आपके a way साथ that क्या गया? in form of the industry, I think not from the parents' side. Everybody in the industry expects you to create Hindi music initially. They don't give you. There was a time there wasn't any space for English music, but I think I'm not the only person. There are so many artists who've proven themselves, and I'm just
a tiny bit part of that race where I'm proving myself that English music can survive in India. ओके, गुड, वंडरफुल। यहाँ पे Thanks, कॉफी विद करण जैसा हैम्पर नहीं है, लेकिन हम समझ लेंगे कि हमें हैम्पर मिला। For sure. और चलते हैं सर की तरफ। सुबह सबसे पहले चाय या अखबार? अखबार। अखबार में अगर देर होता रहता है तो मोबाइल पे ई-पेपर चेक करने लगता हूँ। क्योंकि दिमाग में रहता है कि शाम को कोई ये गलती हुई होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तो कोशिश करके मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि आप थोड़ा दूरी बनाइए फ़ोन से, तो मैं फ़ोन कोशिश करके दूर रखता हूँ कि फ़ोन उठा के तुरंत ई-पेपर ना चेक करने लग जाऊँ। लेकिन सबसे पहले अखबार। अच्छा, अपना अखबार या किसी और का अखबार? अपना ही अखबार। पहले अपना, चूँकि उसमें देखना होता है कि चीज़ें गलत तो नहीं हुई हैं। फिर हाँ जी, दूसरे का अखबार कि उससे क्या गलत हुआ है। तो ये एक हाँ। एडिक्शन जैसा हो गया है। और जब मैं मेन स्ट्रीम न्यूज़ का कैरियर छोड़ूँगा, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं मिस भी इसी को करूँगा और सबसे ज़्यादा सुकून भी यही देगा। जी, जी, जी। कोई ऐसी रचना, कहानी हो, कविता, कुछ ऐसा किसी और का जो आपको लगता हो कि अगर आपने उस पे लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, या आप अपना टेक उसमें लेना चाहते? नहीं, ये बेहतर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं रसूल हमजातों का जो वो माई दागिस्तान उसकी ऑटोबायोग्राफी है, मैं उस तरह की किताब लिखना चाहता हूँ कि जिसमें वो किताब कहानी है, कविता है, उपन्यास है या सेइंग है, सब कुछ है। मैं हुँ, अनुपम मिश्र की किताब है आज भी खड़े हैं तालाब, जो पानी के सवाल पे लिखी गई किताब है, लेकिन वो अपने आप में कविता की तरह बोलती है। तो वो लिटरेचर जो अपने फॉर्म को चेंज करके अनदर फॉर्म में इंटर कर जाए, तो ये जो एक्सपर्टीज है, तो उनको देख के मुझे रश भी होता है और उनसे सीखता भी हूँ और वैसा कुछ रचने की, कहने की इच्छा रहती है। जी, जी, जी। मंथन की कौन-सी आदत आपको अपनी जवानी के दिनों की याद दिलाती है? हम लोग थोड़े-थोड़े पिन कहे हैं। सॉरी, क्या कहा आपने? पिन कहे हैं, पिन कहे, पिनक जाते हैं। तुनक, अच्छा तुनक, हम लोग तुनक बोलते हैं। तुनक, तुनक क्या? तुनक, पिनक। ओके, तो वो तो तो मम्मी अब मुझे। जब ये तुनक जाते हैं, तो मैं हाँ। सोचता हूँ कि मैं भी तो ऐसा था। क्या गलत था? तो किस चीज़ पे तुनक जाते हैं? खाना अच्छा नहीं ऐसे बना, मेरे बनता तनक की नहीं। ज़रूरत नहीं होती, अच्छा, ऐसे किसी ही कभी-कभी। लेकिन पूरी। इसके साथ अच्छी बात क्या है कि ये थोड़ी बहुत अर्ली रियलाइज़ कर लेता है। मैं जो है बहुत देर तक अपने में सोचता रहता था और बहुत परेशान रहता था, बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था और बड़ा घूमता, एक ही बात सोचता रहता था जबकि वो बात गलत होती थी। ओके। तो ये जनरेशन के साथ शायद चेंज है या इन्होंने अपनी समझदारी से उसे विकसित किया है, वो इनमें बेहतर चीज़ है। नहीं, ये समझदार बहुत हैं, ये दिखता है, चेहरे पे भी दिखता है, आदत में, बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। यू आर वेरी लकी टू हैव हिम, या ओके। आप सख्त पिता हैं या कूल पिता? वैसे इसका जवाब हम सब को पता चल ही गया है। हाँ, मैं सख्त तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, हम्म। तो थोड़ी देर उस पे मैं अड़ता हूँ, जी, लेकिन मैं अटकता नहीं हूँ। वेरी गुड। जी। हुँ। घर का कोई ऐसा नियम है जो मंथन हमेशा तोड़ता रहता है? नहीं, अब मेरे घर में कोई नियम नहीं है। आप चाहे जितने बजे सोएँ, चाहे जितने बजे उठें, मुझे उन घरों से बड़ी मुझे दिक्कत होती है कि बच्चों के ऊपर वो नियम लगा देते हैं, इतने बजे सो, इतने बजे उठो। इसकी मासी की बेटी हमारे साथ रहती है, तो वो छोटी है, 9 साल की। तो हम्म। उससे मैंने कहा कि तुम बहुत बदमाशी करती हो, उसने कहा मौसा जी हम कब बदमाशी करते हैं, हम तो 12 बजे सो के उठते हैं। तो उसके लिए ये सुविधा है, तो सब अपने तरीके से रहते हैं, चूँकि जो जैसी ज़रूरत का एक स्व-अनुशासन होता है, सेल्फ हम्म, डिसिप्लिन होता है, हर आदमी उसे तैयार कर लेता है। जी, 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 जी। और एक आखिरी सवाल आपके लिए, वन सिंगल वर्ड, ज्यादा ताकतवर क्या है, माइक या कलम? कलम। और ऐसा क्यों? कलम इसलिए कि जो माइक है, उस पे बोली गई चीज़ें एक मोमेंट पे आप बोलते हैं और जो कलम पे लिखते हैं, हम्म, वो जो लिखा है, वो सोच के बाद वो विज़न के साथ आता है और वो युगों-युगों तक रहता है। जी। फिर उसको आप बार-बार माइक पे दोहरा सकते हैं। हम्म।
जी जी जी। ओके, तो इसी के साथ मेरे प्रश्नों की छड़ी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, आई एम सो बहुत बहुत धन्यवाद, हमको भी बहुत मजा आया। ये मुझे लग भी ही नहीं रहा बहुत कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लगा कि हम सब आपस में बैठ के गपिया रहे हैं। कपिया ही रहे थे हम, और इस तरह से ही हमारी चीजें होंगी। तो मंथन, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर यू। मैं आपको सुनती रहती हूँ और बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि इतना मेहनत जब आप कर रहे हैं तो वो बहुत दूर दूर तक जानी चाहिए। Thank you और so much. थैंक यू सो मच सर, आप मंथन के साथ खड़े हैं। आप एक तरह से एक मिसाल हैं उस पूरी जनरेशन के लिए जो अपने बच्चों को अपने हिसाब से हाँकने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी कहाँ पे खत्म होती है और कहाँ पे आपका एक बस वो हाथ आपके बच्चों को आपके उनकी पीठ पर चाहिए, वो हमें समझने की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू वंस अगेन। और अब मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या होता कि अगर पैसा, सोसाइटी का जजमेंट या फेलियर का डर नहीं होता, तो आप क्या बनना चाहते? क्योंकि जिंदगी के सफर में कुछ रास्ते विरासत में मिलते हैं और कुछ जुनून से मिलते हैं। तो जैसा कि आज हमने देखा कि जब एक पापा की कलम और एक बेटे के सुर मिलते हैं, तो सिर्फ बातचीत नहीं होती है, कहानी लिखी जाती है। और आज का एपिसोड उन सभी लोगों के लिए था जो सिर्फ सपने देखते नहीं हैं, उन्हें जीने का हौसला भी रखते हैं, चाहे वो लिखने वाले हों, गाने वाले हों, या बस किसी भी तरह से खुद की अपनी पहचान बनाने की कोशिश में हो। तो सर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। फिर से आपका धन्यवाद मंथन। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस दैट चेजिंग योर पैशन इज नॉट अ रेबेलियन, इट्स अ रेवलेशन. Okay? Exactly. क्या बात, So, बिल्कुल. yes, you थैंक are यू। not just carrying a legacy, you are composing your own legacy. So, Thank you. thank you once again. Thank you, thank you, thank you. और आप सबको अगर आज का एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्लीशे लाइंस। और मैं बस यही कहूंगी कि मैं हूँ योजना, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान, एक नए सफर के साथ। राइटफुली योर्स पर, टिल देन, राइट फ्रीली एंड फील डीपली। नमस्ते।